हेलो स्टूडेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 2 के अंदर डेटा मॉडल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। डेटा मॉडल्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है तथा कुछ विशेष प्रकार के डेटा मॉडल्स के बारे में तथा उनके एडवांटेज एवं डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि डेटा मॉडल्स क्या होते हैं। देखिए, डेटा मॉडल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये समझिए पहले। तो सबसे पहले अगर आपको कोई डेटाबेस डिज़ाइन करना है, ठीक है, डेटाबेस कोई बनाना है तो उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। मॉडल मतलब कि एक तरीका या फिर कह लो कि कॉन्सेप्ट्स का आइडिया जिसकी सहायता से हम कोई डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है। मतलब ब्लूप्रिंट बनाना जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के मॉडल्स हैं, जैसा हमें आवश्यकता उस प्रकार के मॉडल का हम यूज़ करके अपना डेटाबेस का निर्माण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा मॉडल्स के बारे में। तो डेटा मॉडल्स के बारे में सबसे पहला वर्णन। अच्छा, एक चीज़ और, आपका जो एग्ज़ाम होगा इसको सुना जा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर भी है बीटी के द्वारा कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया नोट्स को अच्छे से बनाइए। जैसे लाइन बाय लाइन, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिखाया जा रहा है उसको उसी हिसाब से तैयार करिए और रटने के बजाय चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। बाद में आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तब तक आप जो भी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनका अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और उसे तैयार करिए इस हिसाब से जिससे कि आप उसको पढ़ के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें, ताकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो डेटा मॉडल्स कॉन्सेप्ट्स का कलेक्शन होता है। कॉन्सेप्ट मतलब क्या? आइडिया, ठीक है, विचार कह लो, जिसकी सहायता से हम कोई निर्माण कार्य करें। तो जिसका यूज़, अच्छा ये डेटा मॉडल्स क्या है? कॉन्सेप्ट्स का कलेक्शन है। तो इस कलेक्शन का हम करते क्या हैं? इस कलेक्शन का हमें, इस कॉन्सेप्ट का हमें ज़रूरत क्या है? तो इसका यूज़ हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, डेटाबेस का स्ट्रक्चर मतलब कि जो डेटाबेस है, क्योंकि जो डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है? डेटाबेस में होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक, तो हम कहाँ स्टोर करते हैं? डेटाबेस में करते हैं। तो जो उसका स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, उस कॉन्सेप्ट को हम डेटा मॉडल के अंदर स्टडी करते हैं। तो किसी डेटाबेस के स्ट्रक्चर का तात्पर्य डेटाबेस में स्टोर की जाने वाले। अब देखिए, डेटाबेस में क्या स्टोर होगा? डेटा ही स्टोर होगा क्योंकि वो डेटाबेस है। तो किसी डेटाबेस के स्ट्रक्चर का तात्पर्य डेटाबेस में स्टोर किए जाने वाले डेटा के, जो आप स्टोर कर रहे हो डेटा, उसका डेटा टाइप्स, मतलब वो किस प्रकार का डेटा उसमें होगा। कोई उसमें इंटीजर टाइप का डेटा है, फ्लोट टाइप का डेटा है, कोई एड्रेस है या क्या है, ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर है, किस प्रकार का डेटा है, यानी उसका डेटा टाइप्स, उसका रिलेशनशिप्स एवं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स को एक तरह से समझिए शर्तें। जैसे मान लीजिए आपका कोई फील्ड है और उसमें हमने एक कंस्ट्रेंट लगा रखा है कि उस फील्ड की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। मतलब आप उस फील्ड की वैल्यू को खाली नहीं छोड़ सकते, आपको उसमें कोई ना कोई डेटा भरना पड़ेगा। तो वो एक प्रकार का क्या है? शर्त है, कंस्ट्रेंट है, ठीक है, को उस डेटाबेस में परिभाषित करने से होता है। ये जो हम कंस्ट्रेंट्स और ये डेटा टाइप सभी को परिभाषित करते हैं, कहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब हैं? सब डेटा मॉडल के अंदर डिस्क्राइब हैं। देखिए, जो इसका जो पहला पॉइंट है ये पढ़ना बहुत अच्छा ज़रूरी है। इसी में आपके डेटा मॉडल्स की परिभाषा को डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद ये तीसरी लाइन इसमें है, एक डेटा मॉडल किसी डेटाबेस के ऑर्गेनाइजेशन का विवरण होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस प्रकार से डेटाबेस को व्यवस्थित किया गया है, कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है। अच्छा, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर? आप लोगों को सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट पढ़ाया गया होगा, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। उसके अंदर आपको ट्री, ग्राफ, इन सारी चीज़ों के विषय में पढ़ाया गया होगा। तो ये वही डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है कि जो आपका डेटा है वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इसका विवरण भी डेटा मॉडल के द्वारा ही बताया जाता है। क्योंकि जैसा मॉडल यूज़ किए रहेंगे वैसा आपका स्ट्रक्चर होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने नेटवर्क यूज़ किया है तो वहाँ पे ग्राफ का यूज़ करेंगे, अगर आपने हायरार्किकल किया है तो वहाँ पे ट्री का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर ज़्यादातर डेटा मॉडल में डेटाबेस पर रिट्रीवल एवं अपडेट किए जाने के लिए, अच्छा मतलब कि
जो डेटा मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ किस लिए होता है? ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम जो हमारा डेटा मॉडल होता है उनका यूज़ हम डेटाबेस पर कुछ रिट्रीवल एवं अपडेट किए जाने के लिए बेसिक ऑपरेशंस का एक सेट भी शामिल होता है। ठीक है, मतलब जो मोस्टली डेटा मॉडल यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर डेटाबेस पर रिट्रीवल और अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करने का एक बेसिक सेट भी इंक्लूड होता है। अब रिट्रीवल और अपडेट, रिट्रीवल का मतलब क्या है? आपने डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करके रखा है, ठीक है, आपने अपने डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करके रखा है, तो जब आप अपने डेटाबेस से डेटा को बाहर निकालते हो या उससे डेटा को खींचते हो, रिट्रीव करते हो, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिट्रीवल। और अपडेट मतलब आपने डेटाबेस के अंदर कोई डेटा स्टोर करके रखा हुआ है और अभी उसे आपको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर स्टोर करके रखा हुआ है और उसका दुर्भाग्यवश मोबाइल फ़ोन खो जाता है, तो वो कॉलेज में आके कहेगा कि सर हमारा जो मोबाइल फ़ोन खो गया है, आप हमारा जो नंबर है वो दूसरा ले लीजिए। तब हम क्या करेंगे? अगर हमने उस फील्ड में डेटा को अपडेट नहीं किया तो हम तो वही उसके पुराने नंबर पे फ़ोन करते रहेंगे। तो ये अपडेट करने का काम वो होता है, डेटा को अपडेट, ठीक है, करने के लिए कुछ बेसिक ऑपरेशन में आपको यहाँ पे इंसर्ट यानी डेटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना और मॉडिफाई करना का एक सेट भी शामिल है। किसके अंदर? डेटा मॉडल के ही अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटा मॉडल्स का क्लासिफिकेशन यानी डेटा मॉडल का वर्गीकरण, यानी हम डेटा मॉडल्स को कितने तरह से बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम डेटा मॉडल का यूज़ किस लिए करते हैं? हम डेटा मॉडल का यूज़ एक लाइन में जानिए कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए। ठीक है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर मतलब उसकी बनावट किस प्रकार की होगी, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, इन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए हम डेटा मॉडल का यूज़ करते हैं। तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए हम किस प्रकार के कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं, इसके आधार पर डेटा मॉडल्स को निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल, यानी ऐसे मॉडल जो ऑब्जेक्ट पर निर्भर करते हो, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अभी आपको जावा भी पढ़ना है, उसके अंदर ही चीज़ें हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल। दूसरा आपका फिजिकल डेटा मॉडल। तीसरा आपका रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मॉडल हैं जिनको आपको देखना है। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल। यह मॉडल क्या करता है? अच्छा, आपको मैंने अभी डेटा का 3 लेवल बताए थे, डेटा के 3 व्यू लेवल यूनिट 1 में। उसमें था, पहला था व्यू लेवल, दूसरा था कॉन्सेप्चुअल लेवल और तीसरा था इंटरनल लेवल या फिजिकल लेवल। व्यू लेवल मतलब जहाँ पर यूज़र देखता है डेटा को, कॉन्सेप्चुअल लेवल उसका स्कीमा और ER डायग्राम, ये सारी चीज़ें हैं, और फिज़िकल लेवल जहाँ पर डेटा एक्चुअल में स्टोर होता है आपके कंप्यूटर पर। तो जो ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल होते हैं, ये क्या करते हैं? डेटा के कॉन्सेप्चुअल लेवल यानी जो बीच वाला लेवल है और टॉप वाला लेवल, व्यू लेवल को डिफ़ाइन करते हैं। और इस मॉडल के अंतर्गत ER मॉडल जो अभी आपको पढ़ना है इस यूनिट में, ER का पूरा नाम होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, यानी 2 एंटिटीज़ के मध्य के रिलेशन को जो भी डायग्राम दर्शाता है उसे हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या ER डायग्राम कहते हैं। और एक था आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, जैसा इसके नाम पे ही डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। और तीसरा बाइनरी मॉडल। ये सभी जो हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल के एग्जांपल है। इसमें मोस्टली आपको जो पढ़ाया जाएगा वो है आपका ER मॉडल। ठीक है, तो ER मॉडल किस प्रकार का मॉडल है? क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में 1 नंबर के कि ER मॉडल किस प्रकार का मॉडल है। तो ER मॉडल आपका जो है ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल है। दूसरा आपका है फिज़िकल डेटा मॉडल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है फिज़िकल, यानी कि ये मॉडल ऐसे कॉन्सेप्ट्स को उपलब्ध कराते हैं या प्रोवाइड करते हैं जो यह डिफ़ाइन करता है कि डेटा कंप्यूटर में किस प्रकार से स्टोर है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। हमने डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है, ट्री, ग्राफ और आपका स्टैक, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया है। ठीक है, इसे हम लो लेवल मॉडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो फिज़िकल लेवल होता है वो लोएस्ट लेवल होता है तथा इसके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के लिए यूज़फुल होते हैं, न कि इंड यूज़र। इंड यूज़र मतलब सामान्य यूज़र।
जो डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अब डेटा कंप्यूटर में कैसे स्टोर है, कौन से फॉर्मेट में स्टोर है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है, ये उनके लिए यूज़फुल होगा जो कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, यानी जिन्होंने प्रोग्राम लिखा है, जिन्होंने एल्गोरिदम लिखा है, उनके लिए यूज़फुल हो सकता है। लेकिन एक कोई साधारण आदमी जो डेटाबेस को एक्सेस करके केवल डेटा को रिट्रीव कर रहा है, उसके लिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है। ये एक्सेस पाथ को डिफाइन करता है। कौन? फिज़िकल लेवल। एक्सेस पाथ मतलब वह पाथ जिसके डाटा से हम अपने किसी मंजिल या फिर डेटा तक पहुंच सकें, यानी कि एक्सेस पाथ को डिफाइन करता है फिज़िकल लेवल मॉडल, फिज़िकल डेटा मॉडल। और एक्सेस पाथ क्या होता है? जो किसी डेटाबेस के रिकॉर्ड्स की सर्चिंग को आसान बनाता है। अब भाई बता देगा कि ये डेटा यहाँ पर उपस्थित है, तो आप एक्सेस पाथ के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं उस डेटा तक। तो डेटा की सर्चिंग को क्या करता है? ये आसान बनाता है। तीसरा है आपका रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका रिलेशनल मॉडल आएगा। रिलेशनल मॉडल मतलब जिसमें हम टेबल्स की बात करेंगे, जो आपको आगे पढ़ना है, काफ़ी इसी मॉडल के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, रिलेशनल मॉडल। ER मॉडल जो कि आपका था पहला ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल, उसके बारे में पढ़ना है। और ये तीसरा है आपका रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल, और इसके अंदर आपका रिलेशनल मॉडल। तो जो रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल होते हैं, ये डेटा स्टोरेज की डिटेल्स को, यानी कि डेटा किस प्रकार से स्टोर है, कौन से स्ट्रक्चर में स्टोर है, उसके बारे में नहीं बताता है। इनको ये छिपाते हैं, परंतु इन्हें किसी कंप्यूटर सिस्टम पर सीधे इम्प्लीमेंट, हम डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले, देखो जो भी डेटा मॉडल होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट्स का कलेक्शन होते हैं, तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो जो रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को जो एंड यूज़र है, एंड यूज़र मतलब एक सामान्य यूज़र, उसके द्वारा समझा जा सकता है। जबकि जो फिज़िकल डेटा मॉडल के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले कॉन्सेप्ट थे, उनको केवल कंप्यूटर एक्सपर्ट ही समझ सकते थे, कोई आम यूज़र नहीं समझ सकता था। तो जो रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल है, उसके अंदर आपका रिलेशनल डेटा मॉडल, जिसमें टेबल्स के बारे में बताया जाएगा, नेटवर्क मॉडल, ये भी आपको पढ़ना है, हायरार्किकल मॉडल आते हैं। ये 3 बेसिक मॉडल्स हैं जो आपके नेटवर्क, हायरार्किकल और आपका रिलेशनल मॉडल, ठीक है। रिलेशनल मॉडल का यूज़ हम करते हैं टेबल्स के डिज़ाइनिंग में, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्क मॉडल की। जैसा नेटवर्क के बारे में समझते हैं, मतलब कई सारे नोड्स या टर्मिनल एक दूसरे से आपस में जुड़े रहे, उनको हम कहते हैं नेटवर्क। तो इस केस में क्या हो सकता है कि एक चाइल्ड, देखिए चाइल्ड मतलब बच्चा नोड और पेरेंट मतलब गार्जियन। तो इसमें क्या हो सकता है कि एक चाइल्ड नोड के कई सारे पेरेंट नोड हो सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, इस मॉडल में डेटा को ग्राफ की तरह अरेंज किया जाता है, यानी कि जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे हम नेटवर्क मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो ग्राफ होगा। और यह हायरार्किकल जो मॉडल था उसी का एक विस्तारित रूप है, एक्सटेंशन है। इस मॉडल में एक चाइल्ड नोड के एक से अधिक पेरेंट नोड, मतलब एक चाइल्ड नोड के एक से अधिक पेरेंट नोड हो सकते हैं। यह डेटा मॉडल डेटा के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाता है। कौन सा मॉडल? नेटवर्क मॉडल। मतलब कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट एक चाइल्ड नोड के, यानी जो एक चाइल्ड नोड है उसके एक से ज़्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं, और एक पेरेंट नोड के एक से ज़्यादा चाइल्ड नोड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बताता है। अच्छा, रिलेशनशिप मतलब देखिए सामान्य भाषा में ही जो हमें जानकारी प्राप्त होगी उसी को तो ही हम टेबल में स्टोर करेंगे। जैसे ऐसा मान सकते हैं कि कोई एक विषय की बुक है, कोई एक विषय की बुक मान लीजिए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में देखिए, तो आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है DBMS। तो जो DBMS है, इसकी बुक को ज़रूरी है कि केवल एक ही राइटर लिखे, एक से ज़्यादा राइटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ और एक चीज़ और है कि क्या यह भी आवश्यक है कि जो वो राइटर है जो DBMS की किताब लिख रहा है, केवल वो DBMS की किताब लिखेगा? क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम की, डेटा स्ट्रक्चर की की बुक नहीं लिख सकता? तो यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, मतलब कि मैनी बुक कैन बी रिटन बाय मैनी राइटर। एक से ज़्यादा राइटर एक से ज़्यादा किताब को लिख सकते हैं, ठीक है। और इस मॉडल का यूज़ हम रिलेशनल मॉडल से पहले होता था। मतलब जो नेटवर्क मॉडल है, इसका यूज़ हम जब तक रिलेशनल मॉडल मार्केट में नहीं आया था तब तक बहुत ही ज़्यादा होता था। अब इसका यूज़ हम नहीं करते हैं।
ये एक गुज़रे ज़माने की चीज़ हो गई नेटवर्क मॉडल। इसके एडवांटेज क्या क्या थे? सबसे पहला एडवांटेज इसका कि इसके जो कॉन्सेप्ट्स ये प्रोवाइड करता है नेटवर्क मॉडल, ये काफ़ी आसान होते हैं, सरल होते हैं। दूसरा, इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। तीसरा, इसमें डेटा को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इसीलिए किया जा सकता है क्योंकि डेटा के पास पहुंचने के कई सारे रास्ते होते हैं। अगर आपने ग्राफ पढ़ा हो तो आप ग्राफ जानते हैं। और चौथा है डेटा इंटीग्रिटी प्रदान करता है, यानी कि डेटा की अखंडता को यह बनाए रखता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेज क्या है कि डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ग्राफ को मैनेज करना थोड़ा टफ है। ग्राफ में कई सारे नोड्स होते हैं, तो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और तो दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि स्ट्रक्चर में अगर आप कोई बदलाव कर रहे हैं इसके, तो आपको पूरे प्रोग्राम में परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। ये था आपका नेटवर्क मॉडल। दूसरा हम देखते हैं हायरार्किकल मॉडल। तो इस मॉडल में भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। हायरार्किकल मॉडल में भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, लेकिन यहाँ पर एक चाइल्ड के केवल एक ही पेरेंट होगा। एक पेरेंट के कई सारे बच्चे हो सकते हैं, जो आमतौर होता है। एक माता पिता के एक से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक ही बच्चे के एक से ज़्यादा माता पिता नहीं हो सकते। यही बात ये हायरार्किकल मॉडल कहता है। और हायरार्किकल मॉडल डेटा को ट्री के स्ट्रक्चर के रूप में स्टोर करता है, ठीक है। तो इस मॉडल में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। इसमें प्रत्येक एंटिटी के पास केवल एक पेरेंट होता है और बहुत सारे चिल्ड्रंस होते हैं। इसमें केवल एक एंटिटी ही रूट होती है। रूट मतलब सबसे ऊपर केवल एक एंटिटी होगी, ठीक है। इस मॉडल को, कौन से मॉडल को? हायरार्किकल मॉडल को। डेटा को ट्री स्ट्रक्चर के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें डेटा को रिकॉर्ड की तरह स्टोर किया जाता है। रिकॉर्ड मतलब जैसे आप टेबल में जो आपको देखते हो, जो टेबल बनाते हो टेबुलर फॉर्म में, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स की तरह स्टोर किया जाता है। अब एग्जांपल के तौर पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 1 to many रिलेशनशिप है। क्या है? हायरार्किकल में 1 to many, यानी एक माता पिता के एक से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं। जैसे एक कॉलेज है तो एक कॉलेज में एक से ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, एक कॉलेज में एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट हो सकते हैं, और एक कॉलेज में एक से ज़्यादा ब्रांचेस हो सकते हैं। एक कॉलेज में एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट, ब्रांचेस, टीचर, स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो इनके बीच का जो संबंध है वो आपका हायरार्किकल मॉडल के माध्यम से आप समझ सकते हो। इसमें डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है एक कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। डिपार्टमेंट के अंदर भी कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं और हर डिपार्टमेंट के अलग अलग कोर्सेज होंगे, टीचर होगा और उसके स्टूडेंट्स होंगे। एडवांटेज के बारे में देख लीजिए। इसमें भी डेटा शेयरिंग को सपोर्ट करता है। इसके कंसेप्ट सरल होते हैं। इसमें 1 to many रिलेशनशिप होता है। नेटवर्क में मैनी टू मैनी, इसमें 1 to many। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? यह फ्लैक्सिबल नहीं होता, मतलब इसको आसानी से हम बदलाव नहीं कर सकते। इसमें क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका पहले पेरेंट नोड पे जाना ज़रूरी है। इसके स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए इसके सभी प्रोग्राम्स में बदलाव करना पड़ता है। वही जो आपका नेटवर्क मॉडल का डिसएडवांटेज था वही यहाँ पर चल सकता है, क्योंकि दोनों आपको पहले ही बताया कि जो नेटवर्क मॉडल था ये हायरार्किकल मॉडल का ही एक विस्तारित रूप था। सबसे पहले हम हायरार्किकल मॉडल यूज़ करते थे, उसके बाद हम नेटवर्क पे आए और अब फिर हम ER मॉडल पे चले गए, ठीक। अब जो ये ER मॉडल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ER मॉडल के कंपोनेंट क्या क्या हैं। कोई आपको चित्र देगा, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। इसका आप ER डायग्राम बनाइए। तो ER का पूरा नाम होता है, मैंने पहले ही बताया है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, यानी कि ऐसा मॉडल जो दो एंटिटीज़ के मध्य के रिलेशन को दर्शाए, ठीक। इसका पूरा नाम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है। यह डेटाबेस डिज़ाइन का एक ग्राफिकल अप्रोच है। ग्राफिकल मतलब एक चित्र के माध्यम से समझाना, ठीक है, क्योंकि हम चित्र के माध्यम से अगर कुछ समझाते हैं तो चीज़ें हमको ज़्यादा आसानी से समझ में आती हैं। यही कारण है कि ER मॉडल बाकी के दोनों मॉडलों से ज़्यादा बेहतर साबित हुआ। फिर क्या है? यह एंटिटी रिलेशनशिप का यूज़ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए करता है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई भी साधारण दुनिया जो हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं घटित होती हैं उसको लेना। जैसे अगर आप कोई भी बैंक का कस्टमर है तो बैंक के कस्टमर और अकाउंट के बीच की जो रिलेशनशिप को कैसे दर्शाएंगे, ये सारी चीज़ें।
कोई स्टूडेंट है उसका कॉलेज के मध्य कैसे संबंध है, इन चीज़ों को, ठीक है, और उसका स्टूडेंट का ही अपना क्या क्या डेटा है, इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन हम करते हैं। यह जो होता है एक हाई लेवल डेटा मॉडल है। यह मॉडल किसी विशिष्ट सिस्टम के डेटा एलिमेंट और रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ER मॉडलिंग में डेटाबेस स्ट्रक्चर को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के द्वारा दर्शाते हैं, डिपिक्ट करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है। जैसा मान लेते हैं हम एक कॉलेज का डेटाबेस है और उसमें स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट के गुण होंगे, जैसे मतलब कि जो क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट्स होंगे, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के पापा का नाम, स्टूडेंट के मम्मी का नाम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, उसका ब्रांच, उसका रोल नंबर और उसके सब्जेक्ट क्या क्या हैं, एड्रेस, ये सारी चीज़ें। अब इनको हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना समझिए कि किसी भी एंटिटी के जो भी उसके गुण धर्म होंगे वो सभी उसके क्या होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, स्टूडेंट नाम की एंटिटी है। ER डायग्राम में एंटिटी को रेक्टेंगल से दर्शाते हैं और आपके एट्रीब्यूट्स को एक्लिप्स से। एक्लिप्स में एट्रीब्यूट्स भी कई प्रकार के होते हैं, उसी के हिसाब से उसको दर्शाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक ER मॉडल में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले एंटिटी, क्योंकि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, अच्छा इसके कंपोनेंट्स को आप इसके नाम से समझ सकते हैं। क्या नाम है इसका, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो एक कंपोनेंट इसका हो गया एंटिटी, दूसरा हो गया रिलेशन, तीसरा क्या है एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स। तो एंटिटी दो प्रकार की होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो एंटिटी होती हैं जिनमें रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोई कैंडिडेट की या प्राइमरी की होता है। वीक एंटिटी वो एंटिटी होती हैं जिनको हम डायरेक्टली यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो कंपोनेंट ऑफ ER मॉडल में हम एंटिटी के बारे में देख रहे थे। तो एंटिटी में मतलब क्या, एंटिटी दो प्रकार की होती है। एंटिटी मतलब कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है, कोई आदमी, पर्सन, बैंक, कुछ भी जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हों वो एंटिटी। इसके बारे में बताएंगे अभी आपको आगे। यहाँ पे इतना समझिए कि ये हो गया एंटिटी, और ये दो प्रकार की होती हैं। पहला वीक एंटिटी, दूसरा स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी मतलब जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसके पास कोई की नहीं होता। की मतलब जो ऐसे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करे, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो एंटिटी जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए की अवेलेबल हो, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं एट्रीब्यूट की। एंटिटीज़ की कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनके विभिन्न प्रकार। पहला की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट होते हैं जिसके द्वारा हम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट, यानी एक एट्रीब्यूट्स को हम फर्दर कई सारे भागों में बांट दें। जैसे आपका नाम है तो नाम को 3 सेक्शन में बांट सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें देखा होगा उसके 3 फील्ड होते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो ये हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट। फिर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं। अच्छा वो एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे, ये भी बड़ी बात है। जैसे मोबाइल नंबर, एक बच्चे का मोबाइल नंबर, एक उसके पेरेंट का मोबाइल नंबर। एड्रेस, एक उसका करस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया, पत्राचार का पता, एक उसका जो आपका मतलब स्थायी पता हो गया। इसी प्रकार से फिर डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ऐसे एट्रीब्यूट जो दूसरे किसी एट्रीब्यूट से प्राप्त की जाते हैं। जैसे अगर हमें किसी का डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए तो हम उसकी एज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ 1995 है तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी होगी, 26 वर्ष, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन की, क्योंकि ये मॉडल जो है वो एंटिटीज़ के मध्य रिलेशन ही बताने के लिए है। तो रिलेशन कितने प्रकार का है, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। तो ये है इसके कुछ कंपोनेंट्स। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ER डायग्राम के माध्यम से कस्टमर और उसके अकाउंट, बैंक अकाउंट के बारे में बताया। जैसे कस्टमर है तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस इत्यादि। और एक अकाउंट है तो अकाउंट नाम की भी एंटिटी हो सकती है, तो अकाउंट नंबर होगा और उसमें बैलेंस कितना है, किस टाइप का अकाउंट है, ये भी उसका हो सकता है ना, सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, ठीक। अब ये 2 एंटिटी हो गई। उसके मध्य रिलेशनशिप क्या है कि कस्टमर हैज़ अ अकाउंट, तो हैज़ अ रिलेशनशिप हो गई, कस्टमर अकाउंट। अच्छा इसका भी एक हो सकता है कोई एट्रीब्यूट हो रिलेशन का, ठीक, डेट नाम का जैसे। तो ER मॉडल का एडवांटेज देख लीजिए। पहला, ये सरल है। फिर इस मॉडल को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया, मतलब ग्राफिकल फॉर्म में जैसा आप देख रहे हो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये काफ़ी आसान है कंपैरिजन ऑफ नेटवर्क और हायरार्किकल, क्योंकि नेटवर्क में ग्राफ और हायरार्किकल में ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना होता था।
इसमें डेटा मैनिपुलेशन नहीं होता है, किसमें ER में जैसा आप दिखाओगे वही रहेगा। यह डिज़ाइन हाई लेवल होता है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस आपके ER मॉडल के। अच्छा, ये डेटा मॉडल का एक है क्लासिफिकेशन, किस प्रकार से हम डेटा मॉडल को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो बेसिकली हम 3 पार्ट्स में कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड, रिकॉर्ड बेस्ड और फिजिकल। ऑब्जेक्ट बेस्ड में आपका ER हो गया, बाइनरी मॉडल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड में आपका रिलेशनल, नेटवर्क और हायरार्किकल। और फिजिकल में आपका हो गया फ्रेम मेमोरी मॉडल और यूनिफाइंग मॉडल। ठीक, अगले वीडियो में हम ER मॉडल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसके एंटिटी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में और जितनी भी कीज़ है इसके बारे में। अगले आपके वीडियो लेक्चर में आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा।